अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है साइटोलॉजी। इसमें हम सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन समझेंगे। तो सबसे पहले इस साइटोलॉजी पे हमने टॉपिक वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन, एंड देन प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सारे सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे एक एक किसका क्या फंक्शन है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ऑर्गेनल कैसे वर्क करता है, कैसे उसका फंक्शन होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोलॉजी, यानी सेल का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले इसको सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। रॉबर्ट हुक कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले एक सेल को देखा था। एक्चुअल में बाद के जो साइंटिस्ट ने उन्होंने प्रूफ किया कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल को देखा था वो डेड सेल देखा था, लिविंग सेल नहीं देखा था। तो उन्होंने ओन डेवलप माइक्रोस्कोप में ओक ट्री एक प्लांट है, उसका बार्क के स्लाइस बना के उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ पार्टीशन लाइक हनी बी लाइक स्ट्रक्चर दिखा और उसका उन्होंने नाम रख दिया सेल। वो ओक ट्री, उसका साइंटिफिक नेम है कर्कस। तो कंपटीशन के क्वेश्चन में जरूर ये क्वेश्चन आता है कि ओक ट्री प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो कर्कस। तो उसमें उन्होंने हनी बी लाइक कुछ स्ट्रक्चर देखा जब ओन डेवलप माइक्रोस्कोप में, और उसका नाम उन्होंने रख दिया कि ये एक सेल है। लेकिन बाद के साइंटिस्टों ने ये प्रूफ किया कि एक्चुअल जो रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था वो कंप्लीट सेल को नहीं देखा था, वो एक डेड सेल को देखे थे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वो सेल वॉल को देखे थे। अच्छा, एक कंप्लीट लिविंग सेल किसने देखा था? एंटोनी वॉन लीवेनहुक, जो हॉलैंड के रहने वाले थे। क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि एंटोनी वॉन या रॉबर्ट हुक कहाँ के रहने वाले थे। कुछ साइंटिस्टों के नेम पर स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। और उन्होंने एक कंप्लीट सेल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था और उसका नाम उन्होंने उस टाइम पे क्या रख दिया था? एनिमल्क्यूल्स, छोटा एनिमल्स। लेकिन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म देखा था और उसका नाम रख दिया था एनिमल्क्यूल्स। लेकिन बाद के एक साइंटिस्ट ने उसी एनिमल्क्यूल्स का नाम क्या रख दिया? बाद के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एहरनबर्ग, उसका नाम रख दिया उन्होंने बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का नाम किसने दिया था? एहरनबर्ग। और उसको डिस्कवर किसने किया था एज ए एनिमल्क्यूल्स या कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म? वो एंटोनी वॉन लीवेनहुक ऑफ हॉलैंड। रॉबर्ट हुक की एक बुक का नाम जो कंपटीशन के क्वेश्चन में जरूर आता है, वो है, उस बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। अच्छा, उसी में बाद के कुछ साइंटिस्टों ने उसी पे सेल थ्योरी दिया। उसी सेल थ्योरी क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे लोअर एनिमल्स हो, चाहे हायर प्लांट्स हो या हायर एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब के सब सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं, सब के सब सेल के बने। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, देखिए उसमें दो चीज मेन होती है, एक उसका स्ट्रक्चर होता है और एक उसका फंक्शन होता है। तो उस स्ट्रक्चर की भी बेसिक यूनिट क्या होगी? सेल होगी। और जो उसका फंक्शन होगा उसकी भी बेसिक यूनिट क्या होगी? एक सेल होगी। तो यहां पर देखिए ये रोडोल्फ वर्चो, यहां पर देखिए 1838 में शेलेडन और 1839 में शॉन, ये दो साइंटिस्ट थे। शेलेडन बॉटनिस्ट थे और शॉन जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सेल थ्योरी दिया। और बाद में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रोडोल्फ वर्चो। रोडोल्फ वर्चो ने 1855 में रोडोल्फ वर्चो ने क्या कहा? ओमनी सेलुला सेलुली कि स्टेटेड सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल बना वो
पहले से कोई ना कोई सेल था, उससे अराइज हुआ, उससे बना। तो इसीलिए बोला जाता है ओमनी सेलुला सेलुली, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जितने भी सेल होंगे वो कहां से बने? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और उसी दोनों कॉम्बिनेशन को, यानी रोडोल्फ वर्चो के कॉम्बिनेशन को और जो सेल थ्योरी दिया था शेल्डन एंड शॉन ने, तीनों को एक कॉम्बिनेशन बना दिया, जो आज की डेट में उसको बोला जाता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी। अच्छा, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है? कि द सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड द सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन एंड ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये 3 पॉइंट है जो मॉडर्न सेल थ्योरी में आता है। तो सेल थ्योरी सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? शेल्डन एंड शॉन ने 1838 से 1839। ये ईयर भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा, जरूर आता है क्वेश्चन। अच्छा, अब हम इसके इंट्रोडक्शन में एक और चीज लेते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल के बने, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। हम उसका डिफरेंशिएट देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में आगे, और प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में क्या डिफरेंस है वो जरूर देखेंगे आगे नेक्स्ट में। लेकिन यहाँ पर आज हम एक कॉमन टाइप का एक सेल बनाए हुए हैं, इसमें आपको समझा देंगे या इसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, या न्यूक्लियस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस कॉमन स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि कोई भी सेल हो उसमें सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को कवर करने वाला एक सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। जैसे सेल को कितना भी छोटा कर ले, स्मॉलेस्ट पार्ट कर लें, तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के जस्ट ऊपर कवर हो जाए क्या? सेल मेम्ब्रेन, तो एक सेल बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सेल हो, उसके ऊपर भी क्या होगा कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के जस्ट ऊपर एक मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तब जाके वो कंप्लीट एक सेल माना जाएगा, जिसको बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अगर वो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो सेल नहीं हो सकता। सपोज करिए ये डॉट है, अगर इस डॉट पे भी अगर सेल मेम्ब्रेन आ जाए, यानी इसके इतना छोटा है कि उसके अंदर न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म है, उसके ऊपर भी कवर कर दे, तो वो एक सेल हो जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ पे? यहाँ पर आपको एक चीज ये समझना है कि अगर हम ये कॉमन एक सेल लेते हैं तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर यानी सेल के कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे आउटर जो लाइन है वो है सेल वॉल। जो आउटर लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल जो होगी वो सिर्फ प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। हम उसका आगे उसका डिफरेंशिएट समझेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम जस्ट आउटलाइन दिखा रहे हैं कि सेल वॉल प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी, और उसके जस्ट बाद जो जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों में जरूरी है। अच्छा, इसी सेल मेम्ब्रेन को हम क्या और क्या कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसको क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा लिमा। तो तीनों नेम आपको याद होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लिमा। उसके बाद देखिए, इसके अंदर जो है इसके जो इस हिस्सा है इसके अंदर का, यानी इस न्यूक्लियस के अराउंड का जो पूरा हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर लिविंग इंक्लूजन होता है, लिविंग इंक्लूजन होता है, और उस लिविंग इंक्लूजन को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनॉइड्स। अच्छा, अब सेल ऑर्गेनॉइड्स में प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, ये सारे सेंट्रियोल्स, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इवन हम न्यूक्लियस को भी सेल ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये सारी चीजें होती हैं, इसको हम बोलते हैं लिविंग इंक्लूजन इन साइटोप्लाज्म, और इसको क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनॉइड्स। जैसे यहां पर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल्स सिर्फ
एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट है। इसी तरह से इसके अंदर और क्या हो सकता है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम रेयर इन प्लांट्स है। वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स का अगर डिफरेंस देखेंगे तो प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल्स होती है और वो लार्ज होती है, और एनिमल सेल में बहुत सारी वैक्यूल्स होती हैं, छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। आगे चल के हम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के जब डिफरेंस देखेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि किसमें 70s राइबोसोम्स पाया जाता है और किसमें 80s पाया जाता है। बैक्टीरिया में राइबोसोम्स होता है कि नहीं होता, वो सारी चीजें देखेंगे। वैसे बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स होता है, बाकी और सेल ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। तो वो सारी चीजें देखेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूबुलर की फॉर्म में होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ऑर्गेनेल्स है, प्लांट सेल एनिमल सेल में दोनों पाया जाता है। इसी तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है। अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्स देखें तो वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, वो आइसोलेटेड होते हैं। इसी तरह से माइक्रोबॉडीज भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, माइक्रोबॉडीज भी सेल ऑर्गेनेल्स है। ये दोनों प्लांट सेल एनिमल सेल में दोनों में पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट ये जो होंगे वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। क्वेश्चन आता है कि डबल मेम्ब्रेन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। बाकी सब सिंगल मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियोलस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस जो है वो कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये सब जितने भी हम डिटेल्स यहां पर दिखाए गए, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, हम इसको आगे चल के नेक्स्ट में हम इसको एज ए टॉपिक लेंगे और उसको डिटेल्स बताएंगे कि किसका क्या फंक्शन है। यहां पर हम सिर्फ आउटलाइन दिखा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन यानी साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिखा रहे हैं कि इसके इस पूरे साइटोलॉजी में स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन हम कैसे समझेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में अगर देखा जाए तो जरूर क्वेश्चन आता है साइटोलॉजी से। साइटोलॉजी और एक जेनेटिक्स का पार्ट अगर एक पूरा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, अगर उसको आपने कर लिया तो अच्छे खासे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे और सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और भी ये जो टॉपिक है साइटोलॉजी वाला टॉपिक, सेल वाला, आप 9th में भी देख सकते हैं, 10th में, 11th में, 12th में, ये जरूर जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे भी बायो सीखने के लिए, अगर बायो आपको सीखना है तो साइटोलॉजी ये बेसिक है। अगर आपने इसको सीख लिया और इसको समझ लिया तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत ही आसान हो जाए, चाहे वो ज़ूलॉजी हो या बॉटनी हो, उसका पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया कि रॉबर्ट हुक 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। उनके बुक का नाम उस माइक्रोग्राफिया था और उन्होंने अपना ओन डेवलप माइक्रोस्कोप बनाया था। उसमें उन्होंने वो सारी चीज देखी थी। कौन सा प्लांट था, ओक ट्री एक प्लांट था जिसका बॉटनिकल नेम कर्कस था। उसके बाद रोडोल्फ वर्चो जो थे ओमनी सेलुला सेलुली बोला कि जो सेल अराइज होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, शेलेडन एंड शॉन ने दिया था। तो अगर हम एक कंप्लीट सेल के बारे में, एक जनरल सेल के बारे में जाने तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और जो लिविंग इंक्लूजन होता है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में साइटोप्लाज्मिक अदर यानी सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा और क्या चीज होती है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। और जो साइटोसोल एक टर्म्स बोला जाता है जिसको हम जेली लाइक
लिक्विड पार्ट बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होगा उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर के सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।